हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है कि सभी लोग मस्त हैं, व्यस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और आज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 नंबर वाला क्लास है। कल हम लोग लगभग आधी चीज़ें पढ़ चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। बेसिक्स पढ़ चुके थे, स्रोत पढ़ चुके थे, स्थान पढ़ चुके थे। कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नगर नियोजन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उनका कल्चर कैसा था, समाज कैसा था, ये सब कुछ आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। और जिनको जिनको इनरोलमेंट कराना है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा। आप कॉल करके इनरोलमेंट करा लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही क्लासेस और आप लोगों को लाइव यूट्यूब पे मिल पाएंगी। क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे, जो इनरोलमेंट कराए रहेंगे, केवल उन्हीं के लिए क्लासेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं साथ ही में कुछ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग, तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि बहुत सारे मुहरें मिली हैं, और ये जो मुहरें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये कांस्य से बनी हुई हैं, और कांस्य के साथ साथ सेल खड़ी की बनी हुई हैं। सेल खड़ी की बनी हुई हैं, ये आपको मुहरें दिख रहे होंगे। हमने बताया था कि एक मुहर पे एक श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ है। ये आप जो मुहर देख रहे हो, ये जो आप मुहर देख रहे हो, ये एक श्रृंगी उसी पशु का इस पे चित्र बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, और इसे यूनिकॉर्न के नाम से इस पशु को जाना जाता है। ठीक है ना। स्वास्तिक युक्त सेलखड़ी की मुद्राएं भी मिली हुई हैं, मुहरें। यहाँ पे देख रहे हो, बाघ एक पेड़ में है, इसकी भी जानकारी मिलती है। हाथी भी एक मुहर पे आप लोगों को यहाँ पे चित्रित दिखेगा। कुबड़ आप लोगों को दिखेगा, ये गेंडा आप लोगों को दिख रहा है। ये गेंडा आप लोगों को एक मुहर पे दिख रहा है प्यारे बच्चों। ये कुबड़ दिख रहा है, यानी कि सांड दिख रहा है। ठीक है ना। तो इन पशुओं के विषय में जानकारी थी, लेकिन एक बात याद रखना, शेर के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं थी। इसके विषय में हमें पता नहीं चलता है। ठीक है ना। देखो, घोड़े की जानकारी तो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, लेकिन घोड़े का पालन वो लोग नहीं करते थे। अब पता कैसे चला घोड़े की जानकारी थी? तो जो सुरकोटदा नामक स्थान है प्यारे बच्चों, सुरकोटदा नामक जो स्थान गुजरात में पड़ता है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां बरामद हुई हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये कुछ चीजें दिख रही होंगी, ये देख रहे हो, ये कुछ चीजें, एक सेकेंड, आप लोगों को ये कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये लिपि है, ये भाषा है। किनकी? ये भाषा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, और चित्रात्मक भाषा हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं, ये लिपि है उनकी, जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ें, तो इसी में हमने बताया था आप लोगों को कि मोहनजोदाड़ो से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे कि एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये आप देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो से एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और इस योगी को उस समय बहुत ही पवित्र योगी के रूप में भी माना जाता था। एक पशुपतिनाथ चित्रित मुहर प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हो मोहनजोदाड़ो से। ये पशुपतिनाथ का एक फोटो दिख रहा है आप लोगों को एक मुहर पे, और इनके दोनों तरफ बहुत सारे प्रकार के जीव हैं। जैसे यहाँ पे आपको गेंडा दिख रहा होगा, ये हाथी दिख रहा होगा, ये बाघ दिख रहा होगा, ये आपको बैल दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको हिरन दिख रहे होंगे। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हमने बताया है कि कांस्य की एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो नग्न अवस्था में है। तो ये वो कांस्य युगी नर्तकी की प्रतिमा है, और ये सब कुछ मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसी के साथ साथ हमने बताया था कि मोहनजोदाड़ो ही साइड से एक आप लोगों को मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। किसकी? मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है। और ये वही है मातृ देवी की प्रतिमा जो सेलखड़ी निर्मित है। ठीक है ना। सेलखड़ी निर्मित है, ये आप देख सकते हो। मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है मदर गॉडेस। और एक आप लोगों को धूसर चित्रित मृदभांड यहाँ पर दिख रहा होगा। धूसर चित्रित मृदभांड प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस पे बहुत सारे प्रकार के चित्र बने हुए हैं, और ये कुबड़ यानी कि बैल के भी चित्र इस पे बने हुए हैं।
चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। अब जो चीज़ें बाकी रह चुकी थी उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले नगर नियोजन समझते हैं कि आखिर जो भारत की प्रथम नगरीकरण था, पहला और सबसे प्राचीन नगर था, वो कैसे बने थे, उन नगरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा अपने आप में क्या है, प्रसिद्ध है और इससे खूब प्रश्न बनते हैं। तो इस फेवरेट टॉपिक को समझना हम लोगों के लिए बेहद क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। देखिए, जब भी नगर नियोजन की बात की जाएगी तो दो नगरों के विषय में खास करके प्रश्न पूछते हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। क्योंकि इन दो जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्पष्ट नगर नियोजन का आकलन या फिर स्पष्ट नगर नियोजन देखने को हमें मिलता है। आप देखोगे ना, तो नगर कैसे बने हुए हैं, तो आप हमेशा देखोगे कि नगर जो बने हुए होते हैं उन्हें चार दीवारी से ढक दिया गया होता है, यानी कि नगर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं। और जो ऊंचा वाला सबसे इलाका है नगर में, जो सबसे उच्च वाला इलाका है, उस उच्च वाले इलाके को हम लोग उच्च नगर के नाम से जानते थे। इसे फिर एक चार दीवारी से घेर दिया जाता था और इस पे मुख्य रूप से जो अमीर या फिर जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, अमीर या फिर जो समझ जाओ कि सामंत लोग हुआ करते थे, ये निवास करते थे। और बाकी का जो क्षेत्र होता था इसे निचला शहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निचला शहर या निम्न शहर के नाम से जाना जाता था। इसमें खास करके गरीब मजदूर झोपड़ियाँ बना करके रहा करते थे, ठीक है ना, इन इलाकों में। और यहाँ पे अमीरों का घर हुआ करता था। आपको थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे इस नियोजन की एक पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। आप ये मोहनजोदाड़ो सिटी का मैप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है लोअर सिटी। एक सेकेंड, ये आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है लोअर सिटी, ये लोअर सिटी है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अपर सिटी है, जिसे उच्च नगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे और यहाँ पे खास करके गरीब मजदूर जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे, ये लोग रहा करते थे। ये आप देख सकते हो। और ये पूरा का पूरा नगर ही चार दीवारी से घिरा हुआ होता था, बड़े बड़े बाउंड्रीज, ठीक है ना। लेकिन यही नगर दो भागों में बटा हुआ है, एक उच्च नगर एक निम्न नगर। तो ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझे इस नगर नियोजन के बारे में। और तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे ना, वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित थे। अब आप लोग सोचो कि सर ग्रिड प्रणाली क्या है, ग्रिड पद्धति क्या है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पद्धति क्या है। तो देखो, जो नगर बनते थे ना, उन नगरों के जो रोड होते थे वो एकदम एक दूसरे को समानांतर पर काटते थे, एकदम समानांतर पर, यानी कि आयताकार हुआ करता था सब कुछ। सब कुछ ये देख रहे हो ना, अनियोजित कुछ भी नहीं था। प्री प्लान्ड सिटी हुआ करती थी, जैसे लगा है ना कि बनाने से पहले इन शहरों को प्लान्ड किया जाता था। इस तरीके के नगर है, एकदम समकोण पे एक दूसरे को इनकी जो सड़कें होती थी काटती थी। उसके बाद से जो घर बने होते थे ना, वो सड़कों के किनारे किनारे पर ऐसे घर बने होते थे। सड़कों के किनारे किनारे पे घर बने होते थे और घरों की जो खिड़कियां होती थी पीछे की तरफ खुलती थी। तो याद रखिएगा, नगर तो ग्रिड प्रणाली पे होते थे, सड़क समकोण पर मिलते थे, एकदम ये बात याद रखना है, समकोण पर मिलते थे। घरों की खिड़कियां, घरों की खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी, पीछे की तरफ खुलती थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रत्येक घर में हमें आंगन और एक कुआं मिला है, ठीक है ना। प्रत्येक घर से हमें क्या मिला है, एक आंगन और एक कुआं मिला है। इस बात को भी हमें याद रखना है। इसी के साथ साथ एक विशेष बात और हमें याद रखना है इस नगर नियोजन में, कि जो इनकी नालियां हुआ करती थी ना प्यारे बच्चों, नालियां, वो उत्कृष्ट हुआ करती थी। उत्कृष्ट हुआ करती था का मतलब समझ रहे हो ना, पक्की ईंटों से या फिर पत्थर से ढकी हुआ करती थी, ढकी होती थी, ठीक है ना नालियाँ। जैसे देखो, नालियों का संरचना कैसे होता था, ऐसे नालियाँ बनती थी और बीच जगह पे उसको ले जाके ना एक खाली स्थान, थोड़ा गड्ढा छोड़ दिया जाता था
और फिर नालियाँ ऐसे ही जाती थीं आगे तक। फिर थोड़े दूर पे एक गड्ढा बना दिया जाता था और फिर नालियाँ ऐसे ही आगे तक जाती थीं और इनको ऊपर से ना ढक दिया जाता था नालियों को। अब आप सोचोगे कि सर ये गड्ढा क्यों बनाया जाता था? तो अभी भी देखो नालियाँ बनती है ना तो बीच-बीच जगहों पे ना गड्ढा बना दिया जाता है जिससे क्या हो, वहाँ पे सारा कचरा क्या होता जाए, जमा होता जाए और बाद में इस कचरा को निकाल कर फेंक दें। तो नालियाँ भी उनकी उत्कृष्ट हुआ करती थी, ईंटों और पत्थरों से ढकी हुआ करती थी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग नगर नियोजन इंडस वैली सिविलाइजेशन का अच्छे से समझ चुके होंगे। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ की कृषि व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र होता है, ठीक है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कृषि कैसी थी इसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ लें क्योंकि आप लोगों को पता होगा नगरीय नियोजन होने के साथ साथ नगर आधारित अर्थव्यवस्था या फिर सभ्यता होने के साथ साथ इसकी कृषि काफ़ी उत्कृष्ट थी। समझते हैं। याद रखना इसी समय सर्वप्रथम भारत में प्यारे बच्चों इसी समय सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हुआ था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस जगह पर हुआ था पूछेगा तो सिंध प्रांत में, ठीक है ना? सिंध प्रांत में। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। उसी के साथ साथ एक प्रश्न और पूछ देता है हम लोगों से कि बाकी वो कौन कौन सी फसलें थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी के समय उपजाई जाती थी। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय उपजाई जाने वाली फसलों का नाम आप लोग याद रखिएगा। फसलें कौन कौन सी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? तो गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल और सरसों ये प्रमुख फसलें थीं जिनका उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है ना? इन्हें भूलना नहीं है किसी भी हाल में। इसके अलावा पूछेगा तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना? चावल उत्पादन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो दो जगह, एक लोथल, एक रंगपुर। ये प्रसिद्ध रहा है और कई जगहों से भी हमें मिला है चावल के उत्पादन के साक्ष्य जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 1 वाले क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि किस स्थान से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना? कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये दो स्थान काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, इन्हें कभी भी भूलना नहीं है। इसी के साथ साथ पूछेगा कि बाजरा के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बाजरा उत्पादन के साक्ष्य आप लोगों को कहाँ से मिले हैं? तो ये भी याद रखना है सौराष्ट्र के लोथल से, ठीक है ना प्यारे बच्चों? सौराष्ट्र के लोथल से बाजरा उत्पादन के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ पूछेगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हमें सरसों की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरसों के खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आ जाएगा कालीबंगा, ठीक है ना? कालीबंगा, ठीक। और ये हमने कल के क्लास में भी आप लोगों को बताया था। इसी के साथ साथ पूछेगा मिट्टी का बना हल वाला खिलौना कहाँ से मिला है, ठीक है ना? याद रखना मिट्टी का हल का खिलौना ये कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हरियाणा के बनावली नामक स्थान से। कहाँ से? बनावली, कहाँ? हरियाणा, ठीक। ठीक है, इन बातों को याद रखना। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कृषि से संबंधित और लगभग जितने साक्ष्य हम लोगों को याद होने चाहिए वो याद हो चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का प्रश्न इसमें से ऐसा नहीं आ सकता है जो छूट जाए हम लोगों से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पशुपालन। पशुपालन, ठीक है ना? हमने बताया भी था आप लोगों को कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और उसके बाद से जो सूक्ष्म छोटे छोटे उद्योग थे उन्हीं पर पूर्ण रूप से आधारित थी, ठीक है ना? देखते हैं तो प्रमुख पशु कौन थे इस समय प्यारे बच्चों? इस समय के प्रमुख पशु कौन कौन से थे ये याद रखना है, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो याद रखिए बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके अलावा गधा, ऊंट, बिल्ली।
बिल्ली। ये प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से पाले जाते थे, ठीक है ना, इनको याद रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ कुबड़, जिन्हें हम लोग सांड के नाम से भी जानते हैं, सांड भी इस समय प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पशु था, धार्मिक रूप से ये प्रसिद्ध था, इसकी मान्यता थी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से एक प्रश्न और पूछेगा कि क्या ये हाथी और घोड़ों से परिचित थे? बिल्कुल, ये याद रखिएगा, हाथी और घोड़े से ये परिचित थे, परिचित थे, ठीक है ना। लेकिन घोड़े का पालन नहीं होता था, ये नोट रखना है, घोड़े का पालन नहीं होता था, ठीक है ना, घोड़ा पालन ये लोग नहीं करते थे। नोटेड, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से नोट रखिएगा। अब इसी में पूछेगा कि घोड़े से परिचित थे, ये बात आप लोग बता रहे हैं, तो बताइए घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये प्रश्न कई बार बना है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के साक्ष्य किन किन जगहों से मिले हैं? 2 स्थान याद रखना है। एक हम लोगों को क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, एक सबसे जो प्रसिद्ध है वो हम लोगों को याद रखना है, रंगपुर गुजरात। एक सेकेंड, एक हम लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों लोथल। उसी के साथ साथ मोहनजोदाड़ो का उत्तरी इलाका, मोहनजोदाड़ो सीधा सीधा लिख लीजिए यहाँ पे। और आप लोगों को एक स्थान लिखना है तो सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ये भी लोथल भी गुजरात में ही पड़ता है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे पड़ता है ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में, सॉरी। तो इन 3 जगहों से प्यारे बच्चों हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के हमें कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। और इससे हमें पता चलता है कि घोड़े के विषय में इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानकारी थी। देखो, पहले तक पूछा जाता था ये प्रश्न, आज से 10-12 साल पहले, क्या घोड़े के विषय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे? तो उत्तर होता था नहीं। लेकिन अब हमें कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे हम लोग मान सकते हैं कि हाँ जानते थे। एक प्रश्न और पूछेगा यहाँ पे कि क्या गैंडे का किसी प्रकार का साक्ष्य मिला है प्यारे बच्चों? तो हाँ, ठीक है ना, गैंडे का यदि पूछेगा साक्ष्य तो बिल्कुल मिला है, गैंडे का प्रमाण भी हमें मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो एक आमरी नामक स्थान है, आमरी नामक स्थान है, यहाँ से मिला है। इसी के साथ साथ और पूछेगा क्या शेर के भी साक्ष्य मिले हैं? शेर के विषय में जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? तो नहीं, ठीक है ना, शेर के विषय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी नहीं थी। इतना आप लोग पशुपालन के विषय में यदि बातें याद रखते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें और इंडस वैली सिविलाइजेशन के शिल्प और तकनीकी के विषय में जान जाएं। क्या क्या जान जाएं? शिल्प और तकनीक, ठीक है ना, तकनीक। चलो समझते हैं। देखो, कांस्य निर्माण का जो उद्योग था ना, चरम पर था। कांस्य निर्माण मतलब क्या समझ रहे हो? टीन और तांबा ये मिला करके कांसा बनाया जाता था। और कांसा वह दूसरी धातु थी, याद रखना, ये सेकेंड नंबर की धातु थी जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया। तो पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी, ठीक है ना। पहली धातु तांबा है जिसे ताम्र प्रसारण काल में मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। उसके बाद कांस्य का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो कांस्य निर्माण इस समय होता था, बड़े पैमाने पर होता था। तो पूछता है कि टीन कहाँ से आता था और तांबा कहाँ से आता था? तो याद रखना, तांबा खेतड़ी नामक स्थान है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। यहाँ से उत्पादन होता था बड़े पैमाने पर। जो टीन है प्यारे बच्चों, ये अफगानिस्तान से आता था, ठीक है ना, अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। चलिए, इन प्रश्नों को, इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ सूती कपड़ा उद्योग भी इस समय काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। सूती कपड़ा उद्योग, तो ये कहाँ पर था? तो ये मोहनजोदाड़ो से हमें प्यारे बच्चों, मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़ा उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, नो डाउट, याद रखिएगा। स्थापत्य के साथ साथ इसी समय स्थापत्य कला भी थी, ठीक है, मूर्ति निर्माण की कला भी थी, प्रसिद्ध था।
इसी के साथ साथ स्थापत्य मूर्ति के टेराकोटा की वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होता था, ठीक है ना। तो ये सब भी प्रचलित थी, इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही में ये प्रश्न पूछ देगा कि क्या चांदी और सोना सोना के विषय में इन लोगों को जानकारी थी क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। तो हाँ, ये चांदी और सोना के गहने भी बनाते थे, ठीक है ना, ये याद रखना है। और चांदी सोना आता कहाँ से था, मुख्य रूप से याद रखना, तो अफगानिस्तान से ये आया करता था। कहाँ पर, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से ये भी आया करता था, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना है। जैसे टीन अफगानिस्तान से आता था, चांदी सोना भी अफगानिस्तान से आता था। शिल्प और तकनीकी ज्ञान आई थिंक इतना बहुत है, यदि आप लोग याद रखते हो तो कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आगे हम लोग व्यापार अब थोड़ा सा समझ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। व्यापार और व्यापारिक संबंध कैसा था, ठीक है ना, पूछेगा। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार का माध्यम था या लेन देन का जो माध्यम था, ये पूछेगा। लेन देन का जो माध्यम था, याद रखना है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है ना। यानी कि एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु बदले में ली जाती थी। मुद्रा का प्रचलन इस समय अभी नहीं हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ साथ याद रखना कि हड़प्पा का व्यापार किन किन जगहों से हुआ करता था, ये पूछेगा। तो दिलमुन सभ्यता से हुआ करता था। अब दिलमुन किस सभ्यता को कहा जाता था, तो वर्तमान में जो बहरीन है वहीं पर एक दिलमुन सभ्यता होती थी, वहां से होता था। इसी के साथ साथ मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जिसे हम लोग दजला या फरात की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, दजला फरात नदियों के किनारे ये बसी हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार होता था, ठीक है, इस बात को भी हमें याद रखना है। अब याद रखना है एक और पॉइंट कि मेसोपोटामिया से कुछ समझ जाओ ना कि अभिलेख मिले हैं। मेसोपोटामिया से कुछ अभिलेख मिले हैं और इन अभिलेखों में एक नाम का जिक्र है। वो नाम क्या है, वो नाम है मेलुहा। मेलुहा, यहाँ पर एक नाम का जिक्र है। अब ये मेलुहा मेसोपोटामिया के लोग किसे कहते थे, तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता को ही मेलुहा के नाम से इंडस मेसोपोटामिया के लोग जानते थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हड़प्पा के लिए। दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो बहरीन के लिए। इसे आप लोगों को हर हाल में याद रखना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि व्यापार के विषय में भी हमें जितना जानना था उतना जान चुके। अब आगे बढ़ते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाज के विषय में थोड़ा जान लें, समझें कि इस समय का सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, सामाजिक जीवन कैसा था। तो बहुत सिंपल सी व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, इस बात को याद रखना है। मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज होने का मतलब क्या है, जो महिला हुआ करती थी घर की, वही घर की मुखिया हुआ करती थी। अब इस बात का पता कैसे चलता है कि इस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, तो देखो बहुत सारे मुहरों से ना, बहुत से मुहरों पर हमें क्या मिला है प्यारे बच्चों, तो बहुत से मुहरों पे हमें मातृ देवी का अंकन मिला है, अंकन मिला है। मातृ देवी के अंकन के साथ साथ बहुत सारे जगहों से हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, और मातृ देवी की हमें मूर्तियां मिली हैं, ठीक है ना। अब इन सारी चीजों से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी इस समय, और महिला देवी ही सबसे प्रमुख हुआ करती थी। तो महिला देवी सबसे प्रमुख थी, तो मान लेते हैं हम लोग कि जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। इसी के साथ साथ कुछ बात और हमें याद रखना है यहाँ पर कि इस समय आभूषणों का प्रयोग भारी मात्रा में होता था, आभूषणों का प्रयोग हुआ करता था। और ये जो आभूषणों का प्रयोग हुआ करता था, ये दोनों ही लिंग के लोग करते थे, ठीक है ना, याद रखना है। पुरुष, प्यारे बच्चों, पुरुष और प्लस महिला, ये दोनों ही लोग आभूषणों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है ना, इस बात को भूलना नहीं है। इसी के साथ साथ जो समाधान की प्रक्रिया है, समाधान की प्रक्रिया है, इसमें अंतर दिखाई पड़ता है।
जैसे कई सारे जगहों पे आंशिक समाधान देखने को मिलता है। आंशिक समाधान क्या है तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या किया जाता था, लाश को किसी ऊंचे स्थान पे पहले खुला छोड़ दिया जाता था, जीव जंतु पशु पक्षी खा लेते थे और अंतिम में जो कुछ बचता था उसे दफना दिया जाता था। उसी के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें दफनाने की प्रक्रिया भी थी, ठीक है ना। कई सारे जगहों पे जलाने की प्रक्रिया भी थी। तो आप देखोगे कि समाधान की प्रक्रिया में विशेष तौर पे बहुत सारी जगहों पे हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक बात और याद रखना है कि ये शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। क्या? शांति प्रिय लोगों के होने का मतलब क्या है? ये लोग युद्ध को पसंद नहीं करते थे, ये युद्ध प्रेमी नहीं थे, ठीक है ना, शांति प्रिय लोग थे, इस बात को भी याद रखना है। तो आई थिंक सामाजिक जीवन यहाँ का हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। आगे आते हैं और समझते हैं इनकी धार्मिक प्रथाएं कैसी थी, ठीक है ना। धार्मिक प्रथाएं या फिर धर्म का इस समय क्या स्थिति थी, तो देखो बड़े पैमाने पर इस समय पूजा पाठ तो होता था। देवी के रूप में देखोगे ना तो कुछ देवियों की हमें मूर्तियां मिली हैं, जैसे ना कि एक हमें समझ जाओ कि पृथ्वी देवी, जिन्हें हम लोग मातृ देवी के नाम से भी जानते हैं, इनकी मूर्ति मिली है। और ये जो मिला है ना इसमें इनके गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो एक पृथ्वी देवी या फिर मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है, उनकी मूर्ति मिली है। इसी के साथ साथ एक देवता की भी मूर्ति मिली है। कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि देवता है, अभी ये सब स्पष्ट नहीं है। अब देवता है कौन, तो एक पशुपति के मुहर वाला अंकन मिला है। एक पशुपति मुहर का अंकन मिला है, ठीक है ना। यानी कि एक मुहर मिला है जिसपे एक व्यक्ति या एक देवता का अंकन है जिनके चारों तरफ पशु हैं। तो उन्हें हम लोगों ने पशुपति के नाम से नाम दे दिया, जैसे आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लास के शुरुआत में भी हमने आप लोगों को ये दिखाया ही था। ये आप एक मुहर देख सकते हैं जो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ये पशुपति हैं, इनके सिंह निकले हुए हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको गैंडा, यहाँ पर कुबर देखने को मिल जाएगा, बाघ देखने को मिल जाएगा, हाथी देखने को मिल जाएगी, हिरन देखने को, बारहसिंगा देखने को मिल जाएंगे। तो ये पशुपति चित्रित एक मुहर मिला है। उसी के साथ साथ एक हमें योगी की मूर्ति मिली है। ये योगी बाबा देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। तो ये आप लोग स्पष्टता देख सकते हो। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े धार्मिक मान्यताओं के विषय में। तो यहाँ का जो समाज था वो समाज कैसा था, याद रखना है। प्रकृति पूजक, प्राकृतिक पूजक समाज था। यानी कि धर्म जो था ये प्रकृति पूजक था। प्रकृति को पूजा किया जाता था। इसमें पेड़ पौधे, वृक्ष, पशुए, हर जैसे कि आप लोग पृथ्वी को पृथ्वी एक भौतिक चीज है, प्रकृति है, तो पृथ्वी देवी को बना लिया गया एक देवी। जैसे कि पशु बहुत सारे हैं, पशुपालन ये लोग करते थे, तो पशुओं का एक देव बना लिया गया पशुपति। ऐसे ये लोग समझ जाओ कि बहुत सारे वन देवी एक बना लिए थे। इन्होंने पूरन एक देवता बना लिया था, वर्षा का देवता इन्होंने बना लिया था। तो ऐसे जितने भी इनकी प्रथाएं देखने को मिलती है, देवी देवताओं की कल्पना देखने को मिलती है, सब प्रकृति आधारित है, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। इसी के साथ साथ लिंग पूजा का भी प्रचलन इस समय था, ठीक है ना। लिंग पूजक समाज भी था, प्राकृतिक पूजक समाज होने के साथ साथ, समझ रहे हो, इस बात को भी याद रखना है। इसी के साथ साथ अब पूछेगा क्या गाय का पूजा इस समय होता था, तो नहीं, गाय पूजन का प्रमाण नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला है। अब ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इन पे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है। गाय पूजन का प्रमाण कहीं से भी नहीं मिला है। लेकिन एक प्रश्न और पूछेगा, क्या स्वास्तिक अंकित मुहर मिला है क्या? हाँ, तो ये प्रश्न याद रखिएगा, स्वास्तिक अंकित या अंकन वाला मुहर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। स्वास्तिक अंकन वाला मुहर प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट रखिएगा और इसको भूलना नहीं है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ये आपको हम मुहर दिखाए भी थे, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं, स्वास्तिक वाला मुहर,
ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दोनों ही मोहनजोदाड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हड़प्पाई लिपि के विषय में समझ जाएं, इसके भाषा के विषय में समझ जाएं। ये इससे भी प्रश्न पूछ देता है। देखिए जो हड़प्पाई लिपि है ये मुख्य रूप से जो होती थी ना, चित्रात्मक लिपि थी। अब चित्रात्मक कहने का मतलब चित्र बना दिया जाता था, जैसे ऐसे चित्र बना दिया गया, ऐसे चित्र बना दिया गया, इस प्रकार के चित्र बना दिए गए, और यही इनके क्या हुआ करते थे? भाषा हुआ करती थी। ये चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। ठीक है, इस बात को याद रखना। लिखी कैसे जाती थी प्यारे बच्चों? तो दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी ये लिपि। ठीक है ना, ये भी पूछ देता है। और अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है ना, इस बात को भी याद रख। क्या? तो प्यारे बच्चों अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। लिपि के बारे में इतना ही जानना था, उससे ज़्यादा नहीं जानना है आप लोगों को। पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ये जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब सफलता ही नहीं मिली तो जानेंगे क्या। ठीक है, आगे बढ़ें और माप तौल के विषय में समझ जाएं। माप तौल के विषय में समझ जाएं इस समय की व्यवस्था की। तो देखो इस समय का जो बटखरा होता था या बाट हुआ करता था प्यारे बच्चों, वो 8 या 16 के गुणन गुणन हुआ करता था। जैसे कि 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 16। ठीक है ना। तो और उसके बाद से जो भी आएगा ये इस फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है ना, 64 गुणे 2, 16 गुणे 2, 64 गुणे 2। वैसे ही जो भी आ जाए यहाँ पर अब प्यारे बच्चों, 160 गुणे 2, 320 गुणे 2। तो ये 2 के मल्टीप्लाई में हुआ करता था। ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में। और तो पूछेगा ना कि स्केल क्या प्राप्त हुए हैं क्या? तो देखो कई जगहों से स्केल, जैसे कि ना हमने मोहनजोदाड़ो से एक स्केल प्राप्त हुआ है जो सीप निर्मित था। ठीक है ना, सीप का स्केल प्राप्त हुआ है, इस बात को याद रखना है। इसी के साथ साथ लोथल से हमें प्यारे बच्चों एक चीज प्राप्त हुई है। क्या? तो हाथी के दांत की तराजू। ठीक है ना, हाथी दांत का तराजू प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। सुरकोटदा से भी कुछ प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। सुरकोटदा गुजरात में ही ये भी पड़ता है। सुरकोटदा से भी हमें तराजू के प्यारे बच्चों साक्ष्य मिले हैं। तो इन बातों को याद रखो माप तौल के विषय में, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। आगे कुछ मुहरों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुख्यतः मुहरें हुआ करती थी वो सेलखड़ी निर्मित होती थी। आप पूछोगे कि सेलखड़ी होता क्या है? बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग जाकर के वहाँ पे समझ सकते हो। इसी के साथ साथ लोथल और देशपुर, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ से भारी पैमाने पर प्यारे बच्चों ना कांस्य निर्मित मुहरें प्राप्त हुई हैं। कांस्य निर्मित मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, इन बातों को भी याद रखना है। इसी के साथ साथ जो मुहर हुआ करता था ना, उस पर चित्रांकन बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। मुहरों पे चित्रांकन हुआ करता था, चित्र बने हुए होते थे। चित्रों में खास करके पशुओं के या फिर प्रतीकों के चित्र बने हुआ करते थे। ठीक है ना, प्रतीकों के। पशुओं में भी एक पशु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो एक सिंह वाला कोई जानवर है, एक सिंह वाला जानवर, जिसे हम लोग एक श्रृंगी के नाम से भी जानते हैं, या फिर यूं कहें तो एक सिंह वाला जो जानवर है उसे यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। मोहरें यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे मोहरों का कलेक्शन हम लेकर के आए हुए हैं। ये मोहरें हैं और इन पे आप लोग देख सकते हैं कई जगहों पे स्वास्तिक बना है, कई जगहों पे निशान बना है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये उनकी लिपि है। ठीक है ना, चित्रात्मक लिपि। और ये वो एक श्रृंगी जानवर है मोहरों पे जो दिख रहा है। यहाँ पे बाघ दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर पशुपतिनाथ वाला मोहर दिख रही होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मोहरें भी खत्म हो गई।
अब अंतिम में हम लोग थोड़ा विशिष्ट तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंतिम संस्कार की जो विधि थी, अंतिम संस्कार की जो विधियां थी, उसे हम लोग देख लें। इसलिए भी देख लें क्योंकि इनसे प्रश्न बन जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अंतिम संस्कार की विधियां थी वो बहुत ही विविध प्रकार की थी, अलग अलग थी। एक तो था दाह संस्कार। अब दाह संस्कार में हुआ करता था, क्या होता था, तो लाश को पहले जलाया जाता था और जलाए जाने के बाद क्या होता था, जो राख बचती थी उस राख को एक मटके में भर के दफना दिया जाता था। ये हुआ। दूसरा था पूर्ण समाधिकरण। क्या था? पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या होता था, व्यक्ति को दफना दिया जाता था पूर्ण रूप से। ठीक है, व्यक्ति को दफनाया जाता था। और तीसरा प्रश्न आता है आंशिक समाधिकरण। तीसरा विधि आता है, क्या आता है, आंशिक समाधिकरण। अब ये क्या होता था प्यारे बच्चों, तो आंशिक समाधिकरण में हमने बताया कि पहले खुले स्थान पर लाश को छोड़ देते थे, खुले स्थान पर लाश छोड़ देते थे और बाद में क्या होता था कि जानवर पशु पक्षी इस लाश को खा जाया करते थे, जो थोड़ा बहुत हड्डियां बचती थी, बचा हुआ जो अवशेष होता था उसे दफना देते थे, अवशेष दफनाया जाता था। ठीक है ना, तो ये होता है आंशिक अवशेष। जो तीसरा था, अब तीन ही प्रक्रिया थी, तीन प्रक्रियाओं को याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्रश्न पूछ देता है कि जो पूर्ण समाधिकरण में दफनाए हुए जो लाशें मिली हैं या फिर जो भी चीजें मिली हैं आप लोगों को, लोगों के जो अवशेष मिले, उनमें शवों की दिशा कैसी थी, तो याद रखिएगा उत्तर के तरफ सर हुआ करता था और दक्षिण के तरफ पैर हुआ करता था दफनाने की प्रक्रिया में। ठीक है, और इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगभग ये टॉपिक खत्म होता है। सारी की सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री के पहले की क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।